स्टूडेंट्स टू पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 9 मनोविज्ञान और खेल। अब तक हम बात कर चुके हैं पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी थ्योरीज एंड ट्रेट्स के बारे में और मोटिवेशन क्या होती है इसके बारे में। अब मोटिवेशन के टाइप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे हम। जहां हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा की या मोटिवेशन की कि व्यवहार के लिए निर्देशन और प्रबलता को प्रदान करता है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में कि कौन कौन सी दो तरह की मोटिवेशन होती है और कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड अभिप्रेरणा के प्रकार हैं दो। एक तो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये इस प्रकृति की अब जो अभिप्रेरणा है ये क्योंकि एक प्राकृतिक इच्छा या जन्मजात रुचि है जो खिलाड़ी को किसी क्रिया को करने के लिए उकसाती है। ऐसी मोटिवेशन आपके अंदर होती है, आप बाहर से किसी को देख कर नहीं लेते हैं, आप अपने आप के लिए उदाहरण होते हैं, अपने आप से ही इसको प्रेरणा को लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जब कोई व्यक्ति किसी खेल में श्रेष्ठता, विशेषता या फिर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है तो उसकी जो भागीदारी है उस मोटिवेशन को वो अपने लिए इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा बनाता है। दूसरी है आपकी बाहरी अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसे क्रमक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जब किसी कार्य को करने के लिए बाहरी कारक व्यक्ति को उकसाते हैं तो वह बाहरी अभिप्रेरणा होती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मूवी देखी थी मिल्खा सिंह की या मैरी कॉम की, तो उनको देखकर जो हमें मोटिवेशन हुई थी वो है हमारे लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अभिप्रेरणा हमेशा बाहरी होती है। यदि बाहरी ताकतें चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो व्यवहार में बदलाव उत्पन्न करती हैं, इनाम, दंड, प्रशंसा, निंदा या धनराशि, पुरस्कार आदि बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। ये भी देखा गया है कि कुछ कारक व्यक्ति को अन्य की अपेक्षा अधिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये आपके लिए कैश अवार्ड हो सकता है या कोई आपको तारीफ हो सकता है। ये होती है आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाहरी अभिप्रेरणा या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट बात करें टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। तो नंबर 1 आता है गोल सेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आंतरिक मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, विकसित हो जाए तो पहले तो गोल को निर्धारित कीजिए, सेट कीजिए, फिर उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने उसमें अपना कार्यभार लगाइए। नंबर 2 आता है प्रतियोगिता का प्रबंधन। दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आपका कंपटीशन को आप कैसे लेते हैं, उसके लिए आप क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं एज अ होल कि मैं उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकूं या कैसे उसके अंदर उन्नति दे सकूं, उसके बारे में आप सोचें। नेक्स्ट होता है विपरीत लिंग की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट सेक्स। मोटिवेशन कभी कभार लड़कियों को लड़कों से मिल जाती है और लड़कों को लड़कियों से मिल जाती है। दैट मीन्स अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपने ऑपोजिट सेक्स से कैसे मोटिवेट होते हैं इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर नंबर 4 की बात की जाए तो स्पेक्टेटर्स, जितने स्पेक्टेटर्स अच्छे कमेंट देंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है। इसके अलावा वर्बल कमेंट्स, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, काफी अच्छा लगता है जब टीचर्स आपको बोलती है आपके काम पूरा करने के बाद कि आपने काफी अच्छा काम किया है, और ये काफी बढ़िया रहता है। आप अपने लिए कुछ अच्छा निकलवाते हैं, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है सबको। हाँ, अगर आपको मैम बुरा कहें कि नहीं बहुत गलत काम किया, गंदा काम किया, नहीं किया ठीक, तब शायद आपको वो कमेंट्स नेगेटिव मोटिवेट कर लें। इसके अलावा हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट यानी स्वस्थ खेल वातावरण भी आपके लिए अभिप्रेरणा का बहुत अच्छा काम करता है। आपका समतल या साफ खेल का मैदान हो या फिर आपका जो वातावरण है वो काफी स्वच्छ हो तो ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 7 आता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। अगर हमें पता हो कि इस काम को करने के बाद हमें क्या इनाम मिलने वाला है, क्या प्रतिक्रिया होगी या क्या रिजल्ट होगा, तो हम इस काम को और भी अच्छे से करते हैं। 8वीं बात की जाए प्रशंसा या निंदा की, प्रेज या ब्लेम की, तो प्रशंसा या निंदा सेम वैसे वर्बल कमेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में उचित प्रकार से मदद करते हैं। यही नहीं और भी बाकी जो आपके हैं मोटिवेशन की टेक्निक्स वो लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम धनराशि की, सर्टिफिकेट्स की या ट्रॉफीज की। अगर ये खिलाड़ियों को मिलती हैं तो एक प्रेरणादायक जो अभिप्रेरणा है उसका काम करती हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल म्यूजिक, कई बार जो म्यूजिक होता है अगर वो बहुत रोमांचक हो तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका किस तरह का एटीट्यूड है काम के प्रति, वो आपको और भी मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए। इसके अलावा कोचिंग और परामर्श, अगर आपके कोचेज, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स
राइटली आपको कोच कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे काम करना है और आपकी गाइडेंस सही चल रही है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कि आपको पता है इसका क्या आपके पास रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा आपका आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यदि खिलाड़ी को जानकारी दी जाए कि उसे क्या प्राप्ति होगी या क्या उसकी हानि होने वाली है, तो उसका प्रदर्शन पे काफी असर पड़ता है। यही नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिशिएटिंग, जो आपके संगठन या निर्देशक है या निर्णायक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार जो अगर हमारी प्रिंसिपल मैम निर्णायक हो तो आप लोग और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन अगर आपकी स्कूल टीचर्स निर्णायक हो तो आपका रोल अलग होता है। वहीं आपके अगर फ्रेंड्स निर्णायक हो तो आपका रोल इंटायरली अलग हो जाता है, आपकी पार्टिसिपेशन इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सरसाइज एडहेरेंस की, रीजन टू एक्सरसाइज या बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर व्यायाम पालन की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के शब्दों में पालन एक स्वस्थ सेवा प्रदाता के अनुसार एक व्यक्ति का व्यवहार, दवाई लेना, भोजन संबंधी आदतें, जीवन शैली में परिवर्तन या क्रियान्वित करने की संबंधित है। व्यायाम पालन से तात्पर्य उस सीमा से है जिस पर व्यक्ति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है। अगर व्यायाम के कारण देखे जाए तो आपको व्यायाम क्यों करना चाहिए? नंबर 1, आप इससे खुश रहेंगे। आपके अंदर जो व्यायाम से पसीना आता है उससे आपके जो हार्मोन है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, काफी हद तक आपका स्ट्रेस को कम कर देता है। यही नहीं, आपकी आयु लंबी होती है। कहा गया है जो एक्सरसाइज करने वाला शरीर है वो काफी अच्छा और लंबा जीवन व्यतीत करता है। नंबर 3, आप कम बीमार होंगे, आपकी बीमारी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसके अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफी सारे आपके रोल आ जाते हैं। नंबर 4, आप अधिक ऊर्जावान होंगे। नंबर 5, आप जल्दी नींद लेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आप अच्छे से आराम कर पाएंगे। इसके अलावा आपका तनाव कम होगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है जिससे आपका जो तनाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर तनाव कम है तो आपको अपने पर विश्वास भी अच्छे से बनेगा। और यही नहीं, आपकी जो मुद्रा है वो भी अच्छी होगी और इसका असर आपकी याददाश्त भी पड़ता है। अगर एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो काफी हद तक आपकी जो मेमोरी स्किल्स है या माइंड पावर्स है वो भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं व्यायाम के लाभ के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नंबर 1 आता है एरोबिक शक्ति को बनाना, यानी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी ताकत को बढ़ाना। और ये आपकी एरोबिक जो शक्ति है उसको लगभग 10% और इंक्रीज कर देता है, जो नॉर्मल किसी बंदे की एरोबिक शक्ति होती है। यही नहीं, रक्तचाप को कम करना, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हद तक आपका सामान्य रहता है और आपको हाई बीपी के चांसेस कम होते हैं। नंबर 3, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, यानी इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रांग रखता है, आपको बीमारियों से लड़ने में ताकत प्रदान करता है। शरीर की चर्बी को कम करता है, ये हम सबने सुना हुआ है कि उचित व्यायाम से, उचित एक्सरसाइज से आपका जो शरीर की चर्बी है वो कम रहती है। हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी जो हड्डियां हैं वो काफी हद तक मजबूत होती हैं व्यायाम के द्वारा। मांसपेशियों के निर्माण के लिए भी लाभदायक है, आपको पता है एप्स आपकी इसी से बनती हैं, आपकी एक्सरसाइज से बनती हैं। सांस लेने में सुधार करता है और आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपकी जो ऊर्जा है उसको सेव करता है, आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। उत्तेजना को कम करता है और मजेदार लगता है, अच्छा भी लगता है। एक्सरसाइज करने से आपको पता चलता है आपके शरीर के अंदर क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं और किस तरह से आप अपने शरीर का और ख्याल रख सकते हैं। अगर हम व्यायाम पालन में रुचि बढ़ाने के लिए रणनीतियां बताएं, यानी स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, तो कुछ रणनीतियां आपके आगे दी गई हैं, जिनमें से नंबर 1 आता है आपका नियोजन या प्लानिंग। आप कैसे फिटनेस इक्विपमेंट्स के साथ प्लानिंग करते हो या विदाउट फिटनेस इक्विपमेंट्स आप कैसे अपने आप को प्लान करते हो इस स्ट्रैटेजीज को, एक्सरसाइज को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 2 होता है तैयारी, आपके कपड़े, आपके खेल का मैदान, आपके शूज किस हद तक तैयार हैं और आप कौन से एक्सरसाइज करना चाहते हो स्टार्टिंग के लिए। नंबर 3 आता है समर्थन। समर्थन जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है कि आप करने के लिए रेडी हो उस चीज को, आप समर्थन दे रहे हैं अपने आप से सबसे पहले, फिर अपने दोस्तों से आप बात करिए कि अगर वो भी करना चाहते हैं तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 4 आता है आपका पुरस्कार। अपने आप को व्यायाम पालन के लिए जो है वो पुरस्कारित जरूर कीजिए कि आपने बहुत अच्छा व्यायाम किया, इसके लिए आप अपने आप को इंटरनली मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य को लेखन करना, यानी आप हो सके तो ये लिख कर जरूर लगाइए कि मैं व्यायाम करूंगा, 5 से 10 मिनट करूंगा या 15 से 20 मिनट, किस वे से करूंगा, कौन कौन से करूंगा। अगर लक्ष्य को लिख कर लगाएंगे तो उसका काफी असर पड़ता है। सेम वे जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए आप लिख कर अपना टाइम टेबल लगाइए या अपना फॉर्मेट लगाइए, उसी तरह से एक्सरसाइज के लिए आप अपना लिख कर लगाएं।
नेक्स्ट आता है आपका प्रयास, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप जोर देते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। यदि आपके पास कोई वास्तविक योजना है तो आप व्यायाम पालना कितना आसानी से कर पाते हैं या किस तरह पॉसिबल होता है, उसको हम कहते हैं आपका प्रयास में इस चीज को लेकर आना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लास्ट टॉपिक की, जो है खेलों में आक्रामकता या उसके अंदर एग्रेशन आना, स्पोर्ट्स एग्रेशन। अगर हम बात करें तो एग्रेशन जो है वो स्पोर्ट्स में आप मैदान में किस तरह से दिखा सकते हो उसके बारे में है। ये दो तरह से हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है और आक्रामक भी हो सकती है, या फिर आपकी जो आक्रामक है यानी एग्रेसिवनेस है वो किस तरह से आप निकालते हो। सो आक्रामकता के प्रकार अगर देखे जाए तो वो शारीरिक आक्रामकता हो सकती है, मौखिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या फिर इमोशनल आपका भावनात्मक आक्रामकता हो सकती है। अगर देखा जाए तो आपका पर्पस क्या होता है एग्रेशन का। नंबर 1, गुस्सा या द्वेष प्रकट करना। आपका जो आक्रामक बिहेवियर है वो किसी गुस्से को या रोष को प्रकट करता है। दबदबा मनवाना, या अपना वो मनवाना चाहते हो, पावर मनवाना चाहते हो, डराना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, कब्जा जताना चाहते हैं, डर की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आप दर्द को दिखाना चाहते हो या दूसरों का मुकाबला करना चाहते हो। सारा आपका आक्रामकता का पर्पस या उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव आता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी क्या आक्रामकता आपके स्पोर्ट्स में देखी जाती है। देखा गया है टेरी और जैक्सन ने खेलों में आक्रामकता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। हानिकारक व्यवहार जिसका खेल के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर जो संबंध है वो गलत पड़ता है, उसको हम कहीं ना कहीं आक्रामकता कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उसके नियम के दायरे को तोड़ने का काम करता है। दो तरह की आक्रामकता को बताया गया है। एक तो इम्पल्सिव, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पल्सिव या फिर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इम्पल्सिव एग्रेशन की बात करें तो ये होती है इसे हम भावनात्मक आक्रामकता भी कहते हैं। मैं कठोर भावनाएं, विशेषकर गुस्सा होता है इनमें जो शामिल होता है। और इस प्रकार की जो आक्रामकता होती है योजनाबद्ध नहीं होती है। किसी भी सिचुएशन को देख के आप कैसा भी रिएक्ट कर सकते हैं या कैसा भी आप आवेग दिखा सकते हैं या आक्रामकता दिखा सकते हैं अपनी। यही नहीं, सामान्यतः इसका जो आशय है विरोधी को नुकसान पहुंचाने की बजाय अपना प्रभाव जमाना होता है। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो क्रिकेट में जो जजिंग का उपयोग खिलाड़ी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया जाता है। इसे सकारात्मक व्यवहार भी कहा जा सकता है जो लक्ष्य मुखी होते हैं। इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसमें आप केवल वैध शक्ति का प्रयोग किया जाता है और नियम का उल्लंघन नहीं होता। नंबर 2 आ गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अगर नियमित आक्रामकता की बात की जाए तो ये व्यवहार जो है वो चिंता से आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो है नियमित आक्रामकता के अंदर अक्सर आप सावधानी पूर्वक योजना का रूप धारण करते हैं, आप योजना बनाते हैं और फिर इसको आप पूरा करते हैं। लास्ट 2 टाइप्स की अगर हम एग्रेशन की बात करें तो यह शत्रुतापूर्ण आक्रामकता यानी हॉस्टाइल एग्रेशन। ये हमारी किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जो आक्रामकता होती है वो होती है। इसमें बाउंसर फेंकना, जो वाला गेंदबाज होता है बल्लेबाज की एकाग्रता भंग करने के लिए जानबूझकर गेंद को बाउंस करता है। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी चोट पहुंचाने के लिए पूर्व से ही ऐसा कर चुके हैं। अगर हम एसर्टिव नेचर की या एसर्टिव बिहेवियर की बात करें तो अक्सर खेल में कृत्यों को आक्रामक रूप से गढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी मुख्य व्यवहार जो होता है वो प्रदर्शित करता है। इस व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए वैध शारीरिक या मौखिक बल का उपयोग किया जाए। दैट मीन्स ऐसा बिहेवियर जो आप या तो गालियों से देते हो या फिर आप हाथ पैर चलाते हो, वो वाला आपका होता है असर्टिव बिहेवियर। अगर हम इसकी सिचुएशन फैक्टर्स की बात करें तो ये निम्नलिखित 6 हैं। तापमान यानी टेम्परेचर। नंबर 2 आता है आपका पीड़ित के इरादे को भांपकर प्रतिशोध, यानी आप उसके कैसा रिएक्शन देते हो। नंबर 3 आपका फियर क्या आता है, उसके प्रति आप उसको कैसे पीड़ित द्वारा प्रतिरोध का भय। इसके अलावा खेल की स्थिति, क्या सिचुएशन क्या है गेम के अंदर वो, या फिर आपके अंदर जो परिचय होने के चलते विरोध यानी राइवलरी ड्यू टू फैमिलिटी, हम उसको जानते पहचानते हमारे उसके अंदर क्या दुश्मनी है उसके बारे में। या फिर लक्ष्य के प्रति कम झुकाव, आपका अगर लक्ष्य के प्रति कम झुकाव हो तो आप उसको राइवलरी दूसरे से निकाल सकते हैं।
तो इसके साथ मैं एंड करती हूँ लेसन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 का। इनफैक्ट लेसन नंबर 9 आपका खत्म होता है। अटैच PDF और क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं। डू योर वर्क स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।